फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पैडागॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नेम है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखते समय ग्रामर का क्या रोल प्ले होता है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में कुछ एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। सो ये संविदा शिक्षक भर्ती 3 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कभी कहीं ग्रामर के रोल के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ ग्रामर। व्हाट इज़ ग्रामर? सो ग्रामर इज सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ग्रामर। एंड व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक साधन है जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स एंड आइडियाज़ को दूसरों के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स एंड आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए हम जिस सिस्टम में अपने सेंटेंस को रखते हैं उस सिस्टम को हम नेम से जानते हैं ग्रामर। नेक्स्ट, द वे टू यूज़ वर्ड्स एंड कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। मतलब क्या हुआ इसका? जब हम बच्चों को कोई भी लैंग्वेज समझाते हैं या फिर सिखाते हैं तो किस सेंटेंस बनाते समय हमें किस वर्ड को किस प्लेस पर रखना चाहिए एंड उसका किस तरह हम कैसे यूज़ करें वर्ड्स का कि वो एक सेंसफुल सेंटेंस बन जाए। इसका नॉलेज भी हमें कहाँ से मिलता है? ग्रामर से। ग्रामर के थ्रू ही हमें पता चलता है, स्ट्रक्चर पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस को यदि आपको सेंसफुल बनाना है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट को। यदि किसी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड बनाया जाता है तो वो एक सेंसफुल सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। मतलब किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ग्रामर क्या होती है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हेल्प्स टू प्रेजेंट आइडियाज़ एंड थॉट्स लॉजिकली एंड करेक्टली। अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट को, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से किसी के साथ शेयर करने के लिए, किसी से व्यक्त करने के लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बिकॉज कहा जाता है ग्रामर इज़ द सोलेंस दैट टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। इसका मतलब होता है कि ग्रामर के थ्रू हमें ये जानकारी मिलती है, हम समझ पाते हैं कि किस तरह किसी लैंग्वेज को हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये तो थी हमारी ग्रामर। टुडे our next topic is method of teaching grammar. There are 4 methods of teaching grammar like traditional method, reference method, incidental method and inductive and deductive method. So first we will discuss about traditional method. Traditional method is means पारंपरिक विधि and traditional method is known as deductive method. Okay friends, ट्रेडिशनल मेथड को डिडक्टिव मेथड के नेम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड होती है, ट्रेडिशनल मेथड एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक। मतलब ट्रेडिशनल मेथड से जब हम किसी बच्चे को ग्रामर समझाते हैं तो ग्रामर समझाते समय टीचर ग्रामर को एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई टीचर इंग्लिश का टीचर है तो वो सिर्फ इंग्लिश की बुक से ही ग्रामर और कोर्स नहीं पढ़ाएगा, बल्कि ग्रामर पढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड में एक अलग बुक होगी और कोर्स पढ़ाने के लिए एक अलग बुक होगी। इसका मतलब टीचर को 2 अलग अलग बुक्स पढ़ाना होता है एंड ग्रामर को एक अलग स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है दिस मैथड इज़ फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि ट्रेडिशनल मेथड से जब किसी बच्चे को ग्रामर समझाई जाती है तो बच्चे को पहले उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, मतलब उसकी डेफिनेशन बताई जाती है, उसके रूल्स समझाए जाते हैं एंड देन बच्चे को कुछ एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिनको बच्चे पहचानते हैं और समझते हैं। emphasizes on rote learning of rules and definitions। मतलब ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए जब बच्चे को ग्रामर पढ़ाई जाती है तो इस मेथड से बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है, रटने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है।
मतलब ट्रेडिशनल मेथड में जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक है नाउन, तो यदि हमें ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाना है तो हम कैसे पढ़ाएंगे? हम सबसे पहले बच्चे को नाउन की डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। डेफिनेशन बताने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, लाइक नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस, एंड उनके सामने कुछ एग्जाम्पल्स पुट करते हैं। एंड देन बच्चों को बताते हैं कि बेटा देखो ऐसे जो नेम होते हैं हमारे नेम, ये पर नेम ऑफ पर्सन होते हैं। प्लेसेस के जो नेम होते हैं उन्हें हम प्लेस ऑफ नेम कहते हैं, नेम ऑफ प्लेस कहते हैं, एंड इसी तरह थिंग्स के नेम होते हैं, और इन सबको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो इसी तरह बच्चे को पहले अपने टॉपिक के बारे में रूल्स बता दिए जाते हैं, डेफिनेशन बता दी जाती है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? एग्जाम्पल दिया जाता है। लीस्ट इंटरेस्टिंग मतलब ट्रेडिशनल मैथड इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, बिकॉज जब हम ट्रेडिशनल मेथड से बच्चे को ग्रामर पढ़ाते हैं तो जो हमारा लर्नर होता है वो एक्टिव नहीं होता है। लर्नर इज़ नॉट एक्टिव, लर्नर एक्टिव नहीं होता है। ओनली एक्टिव कौन होता है? टीचर, क्योंकि सारी बातें टीचर ही करता है, पूरा समझाता है, बोलता है, तो टीचर एक्टिव है। बच्चे तो शांति से बैठकर सुनते हैं, हाँ जब कभी बीच में टीचर ने बोला कि ये बताओ तब बस बच्चा बोल सकता है, अदरवाइज वो शांत रहेगा। तो इसको हम किस नेम से जानते हैं? ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम डिडक्टिव मेथड के नेम से भी जानते हैं। इसमें ग्रामर को एक अलग सब्जेक्ट के बाद एक अलग सब्जेक्ट समझकर अलग बुक के साथ पढ़ाया जाता है। इसमें पहले हम डेफिनेशन देते हैं और एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट इस मेथड में ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रामर पढ़ाने के लिए जो इनफॉर्मल मेथड होती है उसकी क्या वैल्यू है? टीचिंग ग्रामर ओनली थ्रू यूजेस एंड नॉट रूल्स। मतलब इनफॉर्मल मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसके थ्रू जब हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को पहले जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक के हम पहले बच्चों को यूजेस पढ़ा देते हैं कि क्या उपयोग है उसके, एंड बहुत सारा हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं, जिसके ज़रिए बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस के कारण उन यूजेस को समझ लेता है और अपनी लाइफ में उन्हें यूज़ करने लगता है। ठीक है। सेकेंड है यूज़फुल फॉर बिगिनर्स। इनफॉर्मल मेथड किसके लिए यूज़फुल होती है? बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआती दौर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है दैट विच इज़ यूज़फुल मैथड फॉर बिगिनर्स। सो विच मैथड इज़ यूज़फुल फॉर बिगिनर्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल मैथड, बिकॉज इनफॉर्मल मैथड बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें पहले यूजेस बताए जाते हैं एंड देन उसके डेफिनेशन को। नेक्स्ट है यूज्ड मोस्टली फॉर कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मेथड का ज़्यादातर यूज़ कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है परफेक्शन इन ग्रामर डजंट कम। क्योंकि बच्चा जब इनफॉर्मल मेथड से ग्रामर पढ़ता है तो जब टीचर जैसे उनको कोई लेसन का टेक्स्ट बुक का लेसन पढ़ा रहा है ना, तो लेसन पढ़ाते पढ़ाते जो टीचर होता है उसे कोई लाइन मिलती है, वहाँ ग्रामर का कोई टॉपिक मिलता है, तो टीचर ग्रामर के यूजेस बताने लगता है कि ऐसे यूज़ किया जाता है, जिसके कारण बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस से ग्रामर सीख तो जाता है। लेकिन क्या होता है, बच्चा ग्रामर सीख जाता है लेकिन बच्चे को उस ग्रामर के रूल्स सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टेक मोर टाइम टू लर्न ग्रामर रूल्स। बच्चे को उस ग्रामर के रूल समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। बट कभी कभी ये मेथड भी बच्चों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि बच्चों का जो ध्यान होता है वो क्या हो जाता है? भटक जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारी रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग ऑल्सो कॉल्ड इंसिडेंटल मेथड और कोरिलेशन मेथड। मतलब रेफरेंस मेथड को हम इंसिडेंटल मेथड एंड कोरिलेशन मेथड के नेम से भी जानते हैं। ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली। रेफरेंस मेथड के ज़रिए, मतलब इंसिडेंटल मेथड के ज़रिए जब हम किसी बच्चे को ग्रामर सिखाते हैं तो उसमें बच्चे को अचानक से ही ग्रामर सिखाना शुरू कर दिया जाता है। While teaching books, structures और compositions of sentences is taught। मतलब मान लीजिए हम बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई टेक्स्ट बुक का लेसन पढ़ा रहे हैं, लेसन पढ़ाते पढ़ाते हुए बच्चे को अचानक से क्या कह दिया जाता है, कोई हमें ग्रामर का टॉपिक मिला और वहीं से टीचर निकल गए ब्लैक बोर्ड की तरफ और बताने लगे
बेटा ये जो यहाँ पर यूज़ किया गया है ना, ये ऐसे चीज़ होता है, ऐसा टॉपिक है, ये हमारी ग्रामर में यूज़ किया जाता है। देखो इसको इस तरह यूज़ करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो टीचर ने बीच में ग्रामर के बारे में बच्चों को समझा दिया, एंड ग्रामर समझाने के बाद फिर से टीचर कहाँ चला गया, टेक्स्ट बुक का लेसन समझाने। तो ये जो रेफरेंसिव मेथड एंड इंसिडेंटल मेथड होती है, बच्चों को अचानक से ही ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टूडेंट्स गेट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ यूजिंग ग्रामर। जब बच्चा इंसिडेंटल मेथड के ज़रिए, इंसिडेंटल मेथड के थ्रू ग्रामर सीखता है, तो बच्चों का जो नॉलेज होता है वो कैसा होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने प्रैक्टिकली वो चीज़ समझी है, जानी है। इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल टीचिंग। इंसिडेंटल मेथड वैसे तो एक अच्छी मेथड है, बट इसकी एक क्वालिटी है जो लोगों द्वारा पसंद नहीं की जाती है, वो ये है कि इंसिडेंटल मेथड नॉर्मल टीचिंग के बीच में क्या करती है, इंटरफेयर करती है, मतलब दखल अंदाजी करती है। अब दखल अंदाजी कैसे करती है, दखल अंदाजी ऐसे करती है कि जब हम बच्चे को लेसन पढ़ा रहे थे, लेसन के बीच में ही हमने ग्रामर पढ़ाई, ग्रामर के बाद हम फिर से लेसन में गए, फिर से ग्रामर में गए, तो ऐसे में बच्चे का ध्यान भटक रहा है, वो एक जगह एकाग्र नहीं हो पा रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं इंसिडेंटल मेथड, मतलब ऐसी मेथड जिसमें बच्चे को अचानक से ग्रामर पढ़ाना शुरू किया जाता है। फ्रेंड्स, ग्रामर को पढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होती है वो होती है हमारी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ओके फ्रेंड्स, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन आता है विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड्स टू प्रोसेस। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड बेस्ट मेथड है पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें एक साथ दो प्रोसेस वर्क करती हैं। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव प्रोसेस एंड सेकंड वन इज डिडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव प्रोसेस गोज ऑब्जर्वेशन टू लॉ एंड डिडक्टिव प्रोसेस गोज law to observation. So first we will discuss here about what is the inductive and what is the deductive process. So friends, inductive process का हिंदी नेम होता है आगमन विधि। इंडक्टिव प्रोसेस को हम आगमन विधि के नेम से जानते हैं। ये विधि बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, presentation of example in a systematic way। मतलब इंडक्टिव मतलब आगमन विधि के ज़रिए जब हम किसी बच्चे को ग्रामर सिखा रहे होते हैं तो हम बच्चे को पहले क्या समझा देते हैं, हम बच्चे को पहले सिखाते हैं एग्ज़ाम्पल। क्या बताते हैं, हम बच्चे को पहले बहुत सारी एग्ज़ाम्पल बता देते हैं एंड बच्चों से उन एग्ज़ाम्पल्स को कहते हैं कि बेटा देखो ये लोगों के नेम हैं, है ना, होते हैं ना जैसे हमारे हैं, एंड ये प्लेसेस के नेम हैं, ये थिंग्स के नेम हैं। तो इस तरह से बच्चों को पहले काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स बता दिए जाते हैं एंड एग्ज़ाम्पल के बाद बच्चे को बताया जाता है कि बेटा ये सब जो हम एग्ज़ाम्पल देख रहे थे इन्हें हम किस नेम से जानते हैं, इन्हें हम नाउन के नेम से जानते हैं। या फिर आप मैथ सब्जेक्ट से इजीली समझ सकते हैं। आपने मैथ्स क्लास में 10th to 12th के समथिंग, शायद 11th या फिर 12th में ये मेथड होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। दोनों मेथड के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन से आंसर की तरफ, या फिर कई बार क्या होता है हमारे टीचर हमें पहले मैथड के कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर हम प्रश्न एक्सरसाइज में आते हैं एंड उन्हें सॉल्व करते हैं, है ना। तो जब हम एग्जाम्पल के थ्रू मेन क्वेश्चंस पर मतलब मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं तो हम उसे इंडक्टिव मेथड मतलब आगमन विधि के नेम से जानते हैं। ऑब्जर्वेशन द एग्जाम्पल्स एंड एनालाइज देम विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब इंडक्टिव मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसमें पहले हम बच्चों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हम बच्चों के सामने पुट करते हैं एंड बच्चों को उन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उन्हें देखने के लिए कहते हैं और देखने के साथ साथ बच्चों को कहते हैं कि बेटा बताइए, इन्हें देखिए और एनालाइज कीजिए, समझिए और फिर हमें बताइए कि ये क्या है। तो बच्चे के सामने मान लो
नेम ऑफ पर्सन्स लिखे हैं तो बच्चे ने कहा सर ये तो लोगों के नेम होते हैं। फिर प्लेसेस के नेम तो सर ये तो प्लेसेस के नेम है। तो इस तरह बच्चा ऑब्जर्व कर करके कोई चीज़ बता रहा होता है। जनरेशन ऑफ रूल और डेफिनेशन, जैसा कि हम देख चुके हैं, तो बच्चे जब उस एग्जाम्पल को एनालाइज कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसके बाद टीचर बताता है कि बेटा हम जिस चीज़ की एग्जाम्पल देख रहे थे उस टॉपिक का नाम ये है। मतलब पहले एग्जाम्पल फिर टॉपिक बताया जाता है। तो ये है हमारी इंडक्टिव मेथड। सेकेंड है हमारी डिडक्टिव मेथड या फिर डिडक्टिव प्रोसेस। डिडक्टिव प्रोसेस को फ्रेंड्स हम निगमन विधि के नाम से जानते हैं। किस विधि के नाम से फ्रेंड्स? निगमन विधि के नेम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? प्रेजेंटेशन टू द रूल और द डेफिनेशन। मतलब डिडक्टिव मेथड में बच्चों को पहले किसी भी टॉपिक के बारे में रूल्स बता दिए जाते हैं या फिर डेफिनेशन शेयर कर दी जाती हैं। रूल्स एंड डेफिनेशन बताने के बाद बच्चे को उस टॉपिक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स समझाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम जानते हैं डिडक्टिव या फिर निगमन विधि के नेम से। टीचर्स गिव्स सेवरल अदर एग्जाम्पल्स टू वेरीफाई ऑब्जर्व द रूल और द डेफिनेशन। मतलब जब कोई टीचर डिडक्टिव प्रोसेस के थ्रू बच्चों को ग्रामर सिखाता है तो वो बच्चों के सामने क्या करता है? मतलब बच्चों को डेफिनेशन समझा देता है ना, फिर उसके एग्जाम्पल पुट करता है बच्चों के सामने, है ना। तो एग्जाम्पल पुट करता है और फिर बच्चों से ऑब्जर्व करवाया जाता है कि बेटा बताइए कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है ये किस चीज़ से बेस्ड कर रहा है। तो फिर बच्चे उस टॉपिक का नाम बताते हैं और बच्चों को वो बातें समझ में आ जाती हैं। तो ये होती है डिडक्टिव मेथड। प्रैक्टिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द रूल। मतलब जो रूल हम बच्चों को बता रहे हैं उसके बारे में बच्चों को बार बार क्या कराई जाती है? प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसके थ्रू बच्चा इजीली डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड के थ्रू इजीली ग्रामर सीख लेता है। सो फ्रेंड्स, हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बारे में देख रहे थे। फ्रेंड्स, वन लास्ट थिंग अबाउट डिडक्टिव मेथड, दैट इज फ्रेंड, जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड पढ़ी थी ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड को हम डिडक्टिव मेथड के नेम से भी जानते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड ट्रेडिशनल मेथड। इनके बीच में डिफरेंस ये होता है कि जब हम ट्रेडिशनल मेथड से किसी बच्चे को कोई ग्रामर टॉपिक पढ़ाते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड में जो हमारा लर्नर होता है वो एक्टिव नहीं होता। लेकिन वही जब हम डिडक्टिव मेथड के थ्रू बच्चों को ग्रामर समझाते हैं तो उस समय जो हमारा लर्नर होता है वो पढ़ने में एक्टिव होता है और वो रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता है। तो ये थी हमारी डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव का, दैट इज़ नो प्लेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन। मतलब यदि किसी बच्चे को ग्रामर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसेस के थ्रू करवाई गई है, समझाई गई है, तो उसमें रटने की प्रवृत्ति का कोई जोर नहीं होता। मतलब बच्चों को कोई भी चीज़ रटाई नहीं जाती, समझाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के थ्रू जब हम बच्चे को ग्रामर समझाते हैं तो उस समय हमारा जो लर्नर होता है वो एक्टिव होता है एंड इंक्रीजेस रीजनिंग पावर। एंड जब बच्चे को इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के थ्रू ग्रामर समझाई जाती है तो बच्चे की जो रीजनिंग पावर होती है वो कैसी होती है? इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि हम एक के बाद एक एग्जाम्पल्स समझाते हैं या फिर पहले हमने डेफिनेशन समझाई फिर एग्जाम्पल समझाया। तो बच्चों को हम ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं, उनसे एनालाइज कराते हैं, जिसके कारण बच्चों की जो रीजनिंग पावर है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड, यदि आपको हमारे लाए गए कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।